दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल माय स्टडी क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आज फिनिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में EMI। तो EMI है क्या? तो व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सम करंट इज इंड्यूस्ड इन इट एंड सच करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कोई एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है जिसमें बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, तो उसमें उस कंडक्टर में कुछ करंट प्रोड्यूस होना शुरू करता है। उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट और इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? जब एक कंडक्टर को, ये जैसे कि ये हमारा एक कंडक्टर है, उसको लगातार बार बार चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे तो उसके अंदर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा, करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है या इंड्यूस हो रहा है, इसलिए उस करंट को बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट और उस फिनोमेना को बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानने के लिए दो एक्टिविटीज़ देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी नंबर 1 आ रही है इसके अंदर। तो प्रोसेस 1 क्या? ये हमारा हो गया कंडक्टर जिसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे चेंज होती हुई। तो सबसे पहले मैग्नेट मूव इनटू द कॉइल। जब इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के अंदर डाल देंगे, ये हमारी कॉइल हो गई, ये हमारी मैग्नेट हो गई। जब इस मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ करंट। मीन्स गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सबसे पहले तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है सर्किट के अंदर, कि उस सर्किट में करंट है कि नहीं, और साथ में उस करंट की डायरेक्शन क्या है, वो इस तरफ से जा रहा है या वो इस तरफ से जा रहा है। ठीक है। तो जब भी हम एक कंडक्टर को या एक मैग्नेट को, ठीक है, एक मैग्नेट को जब भी हम एक कॉइल के अंदर डालेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। मीन्स करंट प्रेजेंट है उस कंडक्टर के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी बताया जब भी एक कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम डालते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस अपने आप हो जाता है। दूसरे केस में क्या किया? मैग्नेट केप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल। अब हमने ये उठाई मैग्नेट को और जाकर सीधा इसके अंदर कॉइल के अंदर रख दिया, अंदर बाहर नहीं किया। तो इस केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, तो नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि करंट कोई प्रोड्यूस हुआ ही नहीं। थर्ड केस क्या है? मैग्नेट को हमने विड्रॉन कर लिया, मैग्नेट को हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या होगा? मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट फर्स्ट केस। तो जब इसको हमने मैग्नेट को अंदर से बाहर निकाल लिया तो क्या होगा? तब भी डिफ्लेक्शन शो होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है तो करंट प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। पहले केस में क्या था? हमने ये मैग्नेट थी, फर्स्ट केस में क्या था? इस मैग्नेट को हमने अंदर की तरफ मूव करा, जब अंदर की तरफ में मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई और करंट प्रोड्यूस हुआ, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई। दूसरे केस में सिर्फ हमने इस मैग्नेट को अंदर ही छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुई तो करंट नहीं बना, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। थर्ड केस में क्या किया? जो हमने अंदर रख रखी थी मैग्नेट को, अब हमने उसको बाहर निकाल लिया। तो जब मैग्नेट को हमने बाहर निकाला तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, करंट बना, इंड्यूस्ड हुआ। जब करंट इंड्यूस्ड हुआ तो गैल्वेनोमीटर ने उसे डिटेक्ट कर लिया अपने आप। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या है? हमने दो कॉइल ली हैं, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 पे हमने बैटरी या इलेक्ट्रिक का कुछ भी लगा लो, साथ में स्विच लगा लिया। दूसरे में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया जिससे हमें पता चलेगा कि करंट प्रेजेंट हो रहा है इस कॉइल में इसकी वजह से कि नहीं। तो सबसे पहले केस में क्या किया? हमने इसका स्विच ओपन कर दिया। तो जब स्विच ऑन कर देंगे तो सीधी सी बात है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ तो साथ में इसके साथ वाली कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हुआ है और इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में दिखा, शो हुआ। स्टेडी करंट, अगर एक स्टेडी करंट जाएगा तो कोई डिफ्लेक्शन ये शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है स्टेडी करंट में। फिर दूसरी बारी, तीसरी, लास्ट स्टेप में क्या किया? हमने इस स्विच को जो ऑन कर रखा था फिर हमने ऑन छोड़ दिया था, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। लेकिन जब हमने इस स्विच को वापस बंद कर दिया, अब हमने ऑफ़ कर दिया, जब इस स्विच को हमने ऑफ़ कर दिया तो ऑफ में क्या होगा? फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, करंट जो है उसका अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिखेगा जी में, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से दिखेगा। बट
अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा, उल्टा डायरेक्शन में दिखेगा। पहले में अगर सीधा दिखा है तो तीसरे में उल्टा दिखेगा। ऑलराइट, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये हमारा सेटअप हो गया। 2 कॉइल्स लगा रखी हैं, कॉइल 1 कॉइल 2। कॉइल 1 में हमने बैटरी और स्विच डाल दिया, कॉइल 2 में हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। तो फर्स्ट केस में क्या देखेंगे कि हमने यहाँ पे जब स्विच ऑन किया है तब डिफ्लेक्शन दिखा गैल्वेनोमीटर में। क्यों? क्योंकि इससे जो करंट पास हुआ उसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इसकी वजह से साथ वाली में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और यहाँ पे करंट जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, इसलिए उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं और इस प्रोसेस को पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में शो हो गया। फिर हमने इसे ऑन ही रहने दिया, स्टेडी करंट प्रोवाइड कर दिया, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा गैल्वेनोमीटर में, नो डिफ्लेक्शन। फिर थर्ड केस में क्या किया, स्विच ऑफ ही कर दिया, अब ऑफ ही रहने दो, तो क्या हुआ, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखा जी के अंदर। फिर से गैल्वेनोमीटर हिला, क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट फिर प्रोड्यूस हुआ थोड़े टाइम के लिए और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मैग्नेटिक फील्ड जो बनी वो अपोजिट डायरेक्शन में बनी। अब आता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या आता है कि हमने अपने थंब को, ये हमारा थंब हो गया, ये हमारा फोर फिंगर हो गया और ये हमारी मिडल फिंगर हो गई, इसको तीनों फिंगर्स को हमने राइट एंगल पे खोल लिया। अगर 4 फिंगर जो है वो डायरेक्शन दिखा रहा है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। 4 फिंगर रिप्रेजेंट करता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर का हो या फोर्स का हो, कुछ भी एक बात है। और जो हमारा आखिरी में जो मिडिल फिंगर बचेगा वो किसकी तरफ इशारा करेगा, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इंडिकेटेड बाय मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर हमारा करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या किया हमने, अपने फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और जो थंब है उसको राइट एंगल पे स्ट्रेच करा, तो जो हमारा थंब होगा वो फोर्स या मोशन ऑफ अ कंडक्टर की डायरेक्शन दिखाएगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा और जो हमारा मिडिल फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगा। ये सब कुछ हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, रियल लाइफ के अंदर। हम इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होते हैं ये प्रोसेस उसके अंदर यूज़ करते हैं और यूज़ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है। तो ये हमारा अब दिखता है, ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर, जहाँ पे हमारी मिडिल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाई, सॉरी ये जो हमारी 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, थंब हमारा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाएगा या फोर्स, कुछ भी कह सकते हैं हम। ये हमारा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाएगा और जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। अब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है, इट इज़ अ मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये किसके काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आएगा और कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सिंपल सा इसका फंक्शन है। प्रिंसिपल क्या होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक जनरेटर मेनली जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर की तरह ही इसका पूरा वर्किंग है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, डायनामो हो, सब एक ही बात होगी। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज़ यूज टू रोटेट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही प्रोसेस यूज़ होता है। हम मैकेनिकल एनर्जी से जो कंडक्टर होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रोटेट करते हैं और जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज होगा, बार बार उसकी डायरेक्शंस बदलेंगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI के ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के ऊपर काम करता है। तो व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल इज रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट कॉइल चेंज एंड इंड्यूस्ड EMF इज सेटअप। जब भी कोई एक क्लोज्ड कॉइल के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो रोटेट करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड और रोटेटर की मींस कॉइल की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उस कंडक्टर या कॉइल के अंदर जब जाएंगी तो चेंज होंगी। अब चेंज मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे EMF जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगा। द प्रिंसिपल जो होगा बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के हिसाब से होगा।
तो मेन बात क्या है इसके अंदर, एसी जनरेटर जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं, वो किसके इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड करंट को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी से, प्लस ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करता है। तो अब आता है ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा इस जनरेटर का। सेम इसके अंदर फील्ड मैग्नेट चाहिए होगी, जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट होती है। हॉर्स शू शेप मैग्नेट तो देखी होगी, जो इस तरह से शेप की होती है, ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू शेप मैग्नेट होती है। परमानेंट मैग्नेट विच कॉनकेव पोल्स, मीन्स इस तरफ में पोल्स होंगे उसके। फिर आर्मेचर चाहिए होता है ABCD टाइप का, जिसका हम नाम रखते हैं ABCD। द रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल होगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होंगी, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो सॉफ्ट आयरन कॉइल के चारों तरफ लिपटा होता है। फिर स्लिप रिंग्स की यूज़ करेंगे हम। ये क्या होंगे, ये 2 ब्रास के रिंग्स होते हैं डेट आर रिजिडली कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल के एंड्स पे कनेक्ट होंगे। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, स्लिप रिंग्स भी साथ में रोटेट करती हैं। देन ब्रशेस की बात आएगी। दीज आर, ये क्या होते हैं ब्रशेस, ये 2 ग्रेफाइट रोड्स होंगे जो प्रेस्ड होंगे, जो प्रेस करेंगे स्लिप रिंग्स को। एंड दीज ब्रशेस, इन ब्रशेस की वजह से करंट इंड्यूस्ड होगा आर्मेचर कॉइल में और वो एक्सटर्नल सर्किट से पास होगा। फिर होता है एक एक्सिल। एक्सिल क्या होगा, द स्लिप रिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द एक्सिल विच इज़ मेड टू रोटेट फ्रीली फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। फिर हमारा एक गैल्वेनोमीटर यूज़ करेंगे। गैल्वेनोमीटर सबको पता है, ये इट इज़ यूज टू मेजर करंट ऑफ द आउटर एंड ऑफ द ब्रशेज आर कन्वर्टेड टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होगा, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, साथ में करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के काम आता है। तो अब इसका वर्किंग ऑफ द जनरेटर देखते हैं, फिर इसका डायग्राम देखेंगे। तो अब आता है वर्किंग ऑफ अ जनरेटर। तो सबसे पहले इसके अंदर एक आर्मेचर कॉइल जो होगी ABCD, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा जाएगा, मींस इस तरह की पोजीशन में रखा जाएगा। फिर जब वो कॉइल रोटेट कौन सी डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मींस ये मेरी हो गई कॉइल, ठीक है। ये मैंने नाम दिया A, ये B, ये C एंड D। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है इसको मैंने। और ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज, मींस इस तरह की डायरेक्शन में ये रोटेट करेगी। तो इसमें क्या होगा, ये जो AB आर्म है ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, मीन्स यहाँ पे, और CD जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर जब ये इस तरह की होगी तो ये हॉरिजॉन्टल से, फ्लैट सरफेस से लेकर ये इस तरह के डायरेक्शन में आ जाएगी। ये इस तरह से हो जाएगी, मीन्स AB ऊपर हो जाएगा और CD नीचे हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस तरह से जाएंगी उसे क्रॉस करेगी, उसे कट करेगी। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगी उसी वक्त ही इसके अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगा, कहाँ से, A से B में जाएगा, B से C में आएगा, ठीक है। और फिर करंट पूरे सर्किट में पास होने लगेगा। ये जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो कहाँ से जाएगा, B2 से B1 में जाएगा। B2 B1 क्या है, यहाँ पे ब्रशेज़ होंगे, जो यहाँ से एक यहाँ पे अटैच होगा, जो यहाँ पे होगा उसे B2 बोलेंगे, जो यहाँ पे होगा उसे B1 बोलेंगे। वो तो B2 से B1 में रोटेट करेगा, तो करंट जो है वो पूरे सर्किट के रोटेशन उसका शुरू हो जाएगा। जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाएगा उस सर्किट का, उस आर्मेचर कॉइल का, उस वक्त जो होगा फिर उल्टा हो जाएगा वो सारा प्रोसेस कि CD जो है, अब CD जो कॉइल होगी, CD आर्म जो होगी उस आर्मेचर कॉइल की, वो अपवर्ड मूव करेगी और AB जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट, फिर से करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। आपकी बारी, पहले ABCD डायरेक्शन में जा रहा था, अब DCBA में जाएगा। और करंट जो पहले B2 से B1 में जा रहा था, अब वो B1 से B2 में जाएगा। इसलिए तब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट चेंजेस आफ्टर एवरी रोटेशन। इसी तरह से डायरेक्शन जो होगी करंट की, पहले अपवर्ड होगी देन डाउनवर्ड होगी, ऐसे बदलती रहेगी बार बार। तो AC जनरेटर में करंट की डायरेक्शन सेम ऐसे हम चेंज देख सकते हैं, कभी अप डायरेक्शन में, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। तो सच करंट विच चेंजेस इट डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो करंट होगा, यहाँ पे हम T मान लेते हैं अपना, और ये हमारा I हो गया। तो जब ये लगातार ऐसे चेंज करेगा विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे ये 30 सेकेंड्स तो ये 30 सेकेंड्स, ये 30 सेकेंड्स तो ये 30 सेकेंड्स,
ये तो वैसे बहुत ज़्यादा बोल दिया, 0.5 सेकेंड्स ले लो। तो ये जब इंड्यूस्ड करंट ऐसे लगातार चेंज होगा, इसकी डायरेक्शन जब हर थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाया करेगी, तो ऐसे करंट को क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। और इस डिवाइस को जो ऐसे करंट को प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं एसी जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को या काइनेटिक एनर्जी को चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाता है। तो अब इसको डायग्रामेटिक समझेंगे हम। डायग्रामेटिक के अंदर सबसे पहले क्या है, ये हमारा हो गया एमेच्योर कॉइल हो गया हमारा ABCD, ये हमारा एमेच्योर कॉइल हो गया। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने मैग्नेट्स रख दिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ में है मेनली, ठीक है। हमारे दो ब्रशेज़ हो गए B1 B2, ये हमारा B2 है, ये B1 है। फिर ये हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया है, कि करंट हम डिटेक्ट कर सके, और रिंग्स हमने लगाए हैं टू अटैच इट विद ब्रशेज़, और इससे हम अटैच कर सकें कॉइल से। तो क्या सबसे पहले क्या होगा, जब कॉइल जो है हमारा, ये जो कॉइल है हमारा ABCD, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। उसके बाद इस रोटेट करेंगे हम इसको, जब ये रोटेट होगा मींस AB जो है वो अपवर्ड आएगा, CD जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। उस वक्त पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसे कट करेंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसे कट करेंगी तब करंट इंड्यूस्ड होगा। वो करंट रिंग्स के थ्रू होते होते, ब्रशेज़ के थ्रू होते होते कहाँ से जाएगा, B2 से B1 में डायरेक्शन में मूव करेगा। जब वो गैल्वेनोमीटर से पास होगा तो हमारा करंट जो होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा आराम से। जब वो करंट डिटेक्ट होगा तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करेगा। उस वजह से हम क्या देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हाफ साइकिल ये हो गई। फिर हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद CD जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और AB जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उस वक्त फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसे कट करेंगी और जो करंट प्रोड्यूस होगा अब की बारी वो B1 से B2 में जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर फिर अपोजिट डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो पहले यहाँ दिखा रहा था अब वो यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो क्या बोलेंगे, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो इस करंट को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और इस जनरेटर को बोलेंगे AC जनरेटर। अब AC जनरेटर के बाद आता है हमारा DC जनरेटर। तो DC जनरेटर क्या होता है, सेम AC जनरेटर जैसा काम करता है, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो DC जनरेटर इज़ ऑल्सो अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। पर फ़र्क क्या होता है, DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर होते हैं, स्लिप रिंग्स नहीं होते। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का क्या काम होता है, कम्यूटेटर का काम होता है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना द डायरेक्शन ऑफ करंट को, जो हमने मोटर्स में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर करता क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सिलेंड्रिकल ब्रास रिंग R1 एंड R2 अटैच टू द एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल, एंड एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट द टू स्प्लिट रिंग्स ऑल्सो रोटेट बट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। वही कि ये दो सेमी सिलेंड्रिकल ब्रास रिंग्स होंगी R1 एंड R2, जो आर्मेचर कॉइल के एंड से अटैच होंगी। जैसे जैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट होता जाएगा ये स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट होंगी, लेकिन सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, और इसका काम क्या है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब हमारा आ जाता है AC करंट। इसके अंदर कुछ इक्वेशंस और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। द करंट विच रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, उसे AC करंट बोलते हैं। वो करंट, हमने इसका ग्राफ भी देखा था, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, क्योंकि करंट जो है वो रोटेट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा उसकी डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम पीरियोडिकली वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो करंट विच रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियोडिकली इज कॉल्ड AC करंट। नाउ ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं उसको। इन इंडिया AC रिवर्स इस डायरेक्शन इन एवरी 1/10 सेकेंड्स। इंडिया के अंदर जो AC करंट चलता है उसकी डायरेक्शन कितने सेकेंड्स बाद होती है, 1/10। मतलब यहाँ पे 1/100 हो गया, तो ये 1/100 हो गया, ये 1/100 हो गया। ऐसे ये एक 1/100, ये दूसरा 1/100, ये तीसरा 1/100 और ये फोर्थ। तो एक सर्किट कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में इसे क्या लगता है, एक अप एक डाउन। इसलिए इसका टाइम पीरियड जब देखेंगे तो 1/100 प्लस 1/100 करा हमने इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड्स आएगा।
क्यों? क्योंकि एक साइकिल को पूरा होने के लिए उसे 2 रोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने 2 बार 1/100 को प्लस किया आपस के अंदर। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? हमने फ्रीक्वेंसी जब निकालनी तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, मीन्स 1/1 डिवाइडेड बाई 50। तो जब ये करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज़ HZ। एडवांटेज क्या होगा इस AC करंट के अंदर कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, कि AC करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ एनर्जी। बीच रास्ते में जब ट्रांसमिशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि AC करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी और वहाँ पे उसका ट्रांसमिशन चाहिए कि यहाँ पे प्रोड्यूशन हुआ, वहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन होकर जहाँ पे यूज़ करनी है वहाँ पे यूज़ हो जाए, वरना क्योंकि उसके बाद ये बेकार है, क्योंकि हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं कभी भी। फिर आता है हमारा डायरेक्ट करंट, जिसे DC बोलते हैं। तो DC में क्या होता है? द करंट विच डज़ नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, वो करंट जो अपनी डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता, अपने आप को बदलता नहीं है अपनी डायरेक्शन को। इसका ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरह से बनता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो बदलेगा नहीं इसके करंट का, टाइम के हिसाब से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। तो जिसकी सिंगल डायरेक्शन होगी, जो रोटेट नहीं करेगा अपनी डायरेक्शन का, रिवर्स नहीं करेगा, वो DC हो जाएगा, मींस डायरेक्ट करंट हो जाएगा। जो रोटेट करेगा, जिसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाया करेगी, रोटेट हो जाया करेगी, उसे हम AC करंट बोलेंगे, ऑल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं? DC कैन बी स्टोर्ड, इनको स्टोर करके रख सकते हैं। बैटरीज हो गई, हमारे स्टोरेज सेल्स हो गए, सेल बैटरी जो होते हैं वो DC करंट होता है उनमें। और जो हमारे घर में डायरेक्ट करंट, जो हमारे फ़ैन और ये AC जनरेटर्स जिससे चलते हैं, वो ऑल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। इसमें क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस हाई। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसको जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे हम इसका ट्रांसमिशन करने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो सारी की सारी वेस्ट हो जाती है, वो यूज़ अप हो जाती है सारी की सारी, वो उस जगह पे जा नहीं पाती जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। तो DC करंट के सोर्स क्या होंगे? सेल, बैटरी स्टोरेज। और हमारे घर में जितने भी फैंस, AC या रेफ्रिजरेटर जितने भी चलते हैं वो AC करंट से चलते हैं, ऑल्टरनेटिव करंट से चलते हैं। अब हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स बोलते हैं उन्हें, उनमें 3 तरह की वायर्स का यूज़ होता है। सबसे पहला लाइव वायर का, दूसरा न्यूट्रल वायर का, तीसरा अर्थ वायर का। तो लाइव वायर जो होती है, जो पॉजिटिव साइन की होती है, वो किस कलर की होगी? रेड इंसुलेटिंग कवर की, जिसमें डायरेक्ट करंट जो है वो पास होता है। फिर एक न्यूट्रल वायर होगी जिसे नेगेटिव बोलेंगे, विद ब्लैक इंसुलेटिंग कवर होता है उसके ऊपर। और एक अर्थ वायर होती है जिसे ग्रीन इंसुलेटिंग कवर होता है जिसके ऊपर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड द न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज़ 220 वोल्ट। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वायर्स के बीच का, कौन सी? लाइव वाली जो रेड कलर की होगी और न्यूट्रल जो हमारी ब्लैक कलर की होगी, उन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडिया के अंदर वो 220 वोल्ट का होता है। तो अब हम अपने घरों में देखते हैं कि किस तरह से हमारा कनेक्शंस होते हैं। तो अब हमारा जो आता है घर के अंदर, हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरह का होगा, वहाँ पे बिजली कैसे आती है? तो सबसे पहले हमारी बिजली कहाँ से आती है? पोल से आती है, जो खंबे लगे होते हैं बिजली के। फिर वहाँ से हमारे घर की मेन सप्लाई में जाते हैं, वहाँ से फ्यूज़ में, फ्यूज़ से इलेक्ट्रिक मीटर में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जहाँ से हमारे सारे सर्किट्स में अलग अलग सेपरेट सर्किट्स में करंट जाता है। तो यहाँ पे देखो पोल में ये तीनों वायर हमको मिलेंगी, अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। उस पोल से वो मेन सप्लाई में जाएंगी, मेन सप्लाई से ये हमारे यहाँ पे मेन सप्लाई होगा। मेन सप्लाई के अंदर हमारा ये हो गया फ्यूज़ बॉक्स, इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ से ये हमारे घर के इलेक्ट्रिक मीटर में जाएंगे जहाँ से रीडिंग नोट होती है कि हमने कितनी यूनिट बिजली यूज़ करी है, वो सारी इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। इलेक्ट्रिक मीटर से सेपरेट हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में बिजली जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच होगा और फ्यूज़ होगा हर एक सर्किट के लिए। ये जो गोल गोल सर्किट्स दिख रहे हैं ये हमारे फ्यूज़ हो जाएंगे फिर ईच सर्किट। वहाँ से हमारे हर एक सेपरेट बोर्ड के अंदर, स्विचेस के अंदर करंट पास होता है। तो ये हमारे घर के अंदर जो डायरेक्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो उसका प्रोसेस हमने देखा।
अब जो हमने अर्थ वायर देखी जो ग्रीन इंसुलेटिंग कवर से होती है, जो ग्रीन इंसुलेटिंग कवर की हमें दिखती है, वो सबसे मेन होती है। क्यों? क्योंकि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस। जब कभी भी इलेक्ट्रिक लीकेज हो जाएगा, करंट लीक हो जाएगा, जैसे मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस में, जितने भी मेटेलिक बॉडी अप्लायंसेस होते हैं उनमें करंट लीकेज होता ही होता है, तो उस वक्त हमको इलेक्ट्रिक शॉक से वो प्रोटेक्ट कर लेती है। इट प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। रेजिस्टेंस पाथ मतलब आगे पास नहीं होने देती है ज़्यादा से ज़्यादा करंट को, लीकेज ऑफ करंट को रोक लेती है। इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट इट प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट, वो आगे उसे बढ़ने नहीं देगी। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? व्हेन लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद न्यूट्रल वायर। जब लाइव वायर मीन्स जो रेड कलर की होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए न्यूट्रल वायर विच इज़ इन ब्लैक कलर, मीन्स रेड एंड ब्लैक वायर जब आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए इन दोनों का, तब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और ये एक्सीडेंटली ही होता है। ये क्या है? फिर रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम्स लो। उस केस में क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो होगा रोकने का वो लो हो जाएगा और कैन रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। फिर ओवरलोडिंग होगी जब शॉर्ट सर्किट होगा। ओवरलोडिंग में क्या होता है? व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज रिजल्ट इन ओवरलोडिंग। मीन्स हमारा ये एक कंडक्टर है, इसकी करंट कैपेसिटी 100 वोल्ट है मान लो, और इसको हमने कितना करंट दे दिया? हमने इसको 200 वोल्ट का दे दिया। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब करंट उसके अंदर चले जाएगा तो ओवरलोडिंग हो जाती है उस वक्त। ओवरलोडिंग के कॉजेज़ क्या क्या होंगे उस वक्त हमारे? एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, की एकदम से वोल्टेज सप्लाई उस कंडक्टर में ज़्यादा चले जाए, जहाँ पे 100 चाहिए थी वहाँ पे 150 या 160 वोल्ट का करंट चले गया। यूज़ ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, ये सॉकेट होते हैं हमारे, उसके अंदर हमने एक हैवी वोल्टेज के साथ साथ हमने जैसे 3 बने हुए या 6 बने हुए हैं, तो हमने 6 के 6 में हाई वोल्टेज अप्लायंस की चीज़ें डाल दी, तो उसी वक्त ही ओवरलोडिंग हो जाएगा। सारा का सारा करंट एक ही जगह पे जाएगा जिससे उस कंडक्टर में ओवरलोडिंग हो जाएगा। सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या होंगे जिससे हम आपको ये सारी चीज़ें बचाते हैं? अब इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, अर्थ वायर होता है, अभी हमने देखा कैसे हमें वो बचा लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिक शॉक से, और MCB विच इज़ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये सारे के सारे हमारे सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो करंट इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं। तो बस ये चैप्टर इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो इस चैप्टर के कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।